भिलाई। भिलाई के नाम आते ही जहन में भिलाई स्टील प्लांट और एजुकेशन हब की बात याद आती है। एजुकेशन हब इसलिए वे कहते हैं क्योंकि यहाँ पे इंजीनियर और डॉक्टर प्रोडक्शन की तरह निकलते हैं, टॉपर निकलते हैं। हर साल प्रदेश को भिलाई जो है डॉक्टर, इंजीनियर, टॉपर देता है। ये टॉपर देने वाले लोग कौन होते हैं, इस पर कोई बात नहीं करता, उस इंस्टीट्यूट की कहानी को याद नहीं करता। तो भिलाई टाइम्स अब शुरुआत कर चुका है उन कहानियों को लेकर आने की जिन्होंने एजुकेशन हब बनाया है, जिनके दम पर आज हम कह सकते हैं कि हम एजुकेशन हब भिलाई में हैं। तो मेरे साथ आज जो शख्स मौजूद है, रंजीत कुमार सर, गोल इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं, और इनका एक प्रयास है कि जो बच्चे भिलाई से बाहर जा रहे हैं, दुर्ग से बाहर जा रहे हैं पढ़ने के लिए, उन बच्चों को रोकना, उन बच्चों को कोटा जैसी सुविधा देना, उन बच्चों को पुणे और बेंगलुरु जैसी और इंदौर जैसी सुविधा देना। जो सुविधाएं उनको वहाँ मिलती है वो सुविधाएं अब हमारे भिलाई में मिलने वाली है। गोल इंस्टीट्यूट रिसाली में नई बिल्डिंग तैयार हो चुकी है, नया कैंपस तैयार हो चुका है उन बच्चों को रोकने के लिए जो बच्चे मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए बाहर जाते हैं। तो हमारे देर नहीं करते, सीधे बात करते हैं। सर, आपका प्रयास तो बहुत अच्छा है, क्योंकि जो बच्चे माइग्रेट हो रहे हैं, कोटा जा रहे हैं बच्चे, पुणे जा रहे हैं, बाहर पढ़ाई करने जा रहे हैं, उनको रोकने के लिए ये कॉन्सेप्ट कहाँ से है? आपको कैसे लगा कि बच्चे लगातार जा रहे हैं? सबसे पहले तो सर आपकी भिलाई टाइम्स को मैं थैंक्स करना चाहूँगा, क्योंकि आज आपने इस तरीके का इंटरव्यू आपने तैयार कर रहे हैं और इसमें हमें आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा क्योंकि सर आप लोगों का भी पहल है जो आप भिलाई को एजुकेशन हब बनाने की बातें जो कर रहे हैं, और पहले से भी ये भिलाई हब के नाम से जाना जा रहा है। तो मेरा एक विचार इस पे देना चाहूँगा, चूँकि भिलाई में कई सारे एजुकेशंस प्राप्त हो रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे कोचिंग संस्थान तो हैं ही, साथ में यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, तो बड़ी बड़ी संस्थानें हैं यहाँ पे। तो क्यों ना हम भिलाई के बारे में हम सभी लोगों को हम प्रॉपर वे पे बताएं और ये जानकारी दें। क्योंकि मैं एक कोचिंग फील्ड से मैं बिलोंग करता हूँ और गोल इंस्टीट्यूट मेरा इंस्टीट्यूट का नाम है, और इस संस्थान का मैं डायरेक्टरशिप पे मैं बैठा हुआ हूँ। तो मेरा एक मानना है कि जो हमारे छत्तीसगढ़ के जो बच्चे हैं और इन बच्चों का जो थिंग्स है, जो सोच है, और उस सोच को आगे जो ले जाना चाहता है, जो शिक्षा के माध्यम से आगे ले जाना चाहता है, वही उसका एक प्राव होता है। तो उस प्राव को हम लोगों ने एक सही दिशा देने की सोच में जब हम आए, तो मुझे ऐसा लगा कि कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो छत्तीसगढ़ से छत्तीसगढ़ की भिलाई में उनकी सही व्यवस्था न होने के कारण वो छत्तीसगढ़ को छोड़ करके, भिलाई को छोड़ करके, और वो बाहर की तरफ मूव करने लगे, माइग्रेशन करने लगे। मैं इसी व्यवस्था को देखते हुए और इसी करीसे को समझते हुए हमने मेडिकल और इंजीनियरिंग की जो कोचिंग देते आ रहे थे, इनमें एक व्यवस्था देने का काम किया, जहाँ पे मुझे लगा कि स्टूडेंट्स को एक अच्छे फैकल्टीज़ के साथ साथ एक अच्छा इन्वायरमेंट की रिक्वायरमेंट है, इनके साथ साथ एक इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट है, और उस इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करने के बीच में हमारे बीच एक सपना जैसा चीज़ें तैयार होने लगे, और उस कारण से आज 18,000 स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्टिव एरिया तैयार किया गया है गोल इंस्टीट्यूट के माध्यम से, जहाँ पे बच्चे के लिए क्लासरूम की अच्छी व्यवस्था दी गई है, और इसके साथ साथ एक कंसाइज रूम दिया गया है, जहाँ पे 40 बच्चे से ज़्यादा का स्पेस नहीं उनको दिया गया है, जहाँ इंटरेक्शन टीचर्स और बच्चों के बीच में आई कैचिंग पे उनकी क्लासेस कंडक्ट कराई जा सकती है, उनकी जो प्रॉब्लम है उन प्रॉब्लम को सॉर्ट किया जा सकता है। इनके साथ साथ उनकी जो स्टडी मटेरियल है, उन स्टडी मटेरियल को भी अपडेट वर्जन पे हम लोगों ने इस समय तैयार करके दिया है, और इसके साथ में जब बच्चों के पास डाउट्स आते हैं, उन डाउट के लिए भी डाउट काउंटर की व्यवस्था दी गई है, अलग से चैम्बर तैयार हम लोगों ने किया है। और इसके साथ अगर बच्चे को रहने की, जैसे कई सारे बच्चे हैं जो रूरल बेल्ट से आते हैं, अदर सिटीज़ से आते हैं, उनको हॉस्टल की फैसिलिटीज़ की रिक्वायरमेंट होते हैं, तो वो हॉस्टल की भी फैसिलिटीज़ हम लोगों ने प्रोवाइड किया है, जहाँ पे एक अच्छी स्टडी वो कर सकता है। क्योंकि हम लोग एक ट्यूटर होते हैं, एक ट्रेनर तक ही अपने क्लासरूम में उनको देख पा रहे होते हैं, इसके बाद सारे एक्टिविटीज़ बच्चों का हो जाता है, जो रूम पर जाने के बाद उनको कंप्लीट करना होता है। उसके लिए भी हम लोगों ने हॉस्टल की एक व्यवस्था दिया है, जो अच्छी व्यवस्था दिया है, जहाँ पर फूडिंग की अच्छी व्यवस्था दिया गया है। इसके
साथ साथ उनके स्टडी के लिए, उनके लाइब्रेरी के लिए एक अलग से हमने चैम्बर तैयार किया है, जहाँ पे एक बच्चे दूसरे बच्चे को बिना देखे अपने स्टडी को कंटिन्यूअसली कर सकता है। उनकी लाइटिंग की व्यवस्था इंडिविजुअल किया गया है और इनके साथ साथ ये भी दिया गया है कि केयरिंग सिस्टम सबसे बड़ी बात होता है। केयर सिस्टम का जो पार्ट होता है किसी भी संस्थान के लिए एक बहुत बड़ा पार्ट होता है, और वहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि केयर सिस्टम अपने गोल का आज के डेट में काफ़ी बेहतर स्थिति में है, जिस कारण से सैकड़ों बच्चे एवरी ईयर डॉक्टर बन करके जा रहे हैं, नीट क्वालिफाई करके जा रहे हैं, और सैकड़ों बच्चे यहाँ से इंजीनियरिंग क्वालिफाई करके जा रहे हैं, जिसमें IIT खड़गपुर, IIT रुड़की तक बच्चे हमारे यहाँ से पहुँच रहे हैं, एम्स दिल्ली तक बच्चे यहाँ हमारे यहाँ से पहुँच रहे हैं। और इतने कम बच्चों में सबसे अच्छी बात मैं आपको बताना चाहूँगा अपने बारे में कि हमारे यहाँ बच्चे का क्राउड जो भी रहा है, उसी क्राउड में परसेंटेज रेशियो की अगर बात करेंगे इन रेस्पेक्ट टू अदर इंस्टीट्यूट, तो मैं आज कह सकता हूँ कि अपने गोल संस्थान से कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका लेवल बिल्कुल मीडियोकर होता है, उनका लेवल उस लेवल का नहीं बना हुआ क्वालिटी होता है, फिर भी वो बच्चे अपने हार्डवर्क के कारण और संस्थान की उसके पीछे उनकी कंट्रीब्यूशंस और उनका डेडिकेशंस के कारण, टीम डेडिकेशन के कारण ये सारी चीज़ें हो पा रहे हैं। मतलब ये कह सकते हैं कि गोल इंस्टीट्यूट में आ जाए तो उसको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, उसकी पढ़ाई, मेस, हॉस्टल, लाइब्रेरी, पूरी सुविधाएँ आपको यहाँ एक ही कैंपस में मिल जाएगी। बिल्कुल कह सकते हैं आज के डेट में कह सकते हैं कि उन सारी व्यवस्था को हम लोगों ने बनाने की कोशिश किया है, बल्कि इस व्यवस्था को बनाने में मुझे 15 वर्षों का समय लगा। लेकिन इसके साथ साथ मैं कहना भी चाहूँगा कि इसमें केवल हमारी ही पर्सनल भूमिका नहीं रही है, हमारे पूरे टीम की भी इसमें सहभागिता रहा है। और इसमें मैं कह सकता हूँ कि आज हमारे फैकल्टीज़ टीम हो, चाहे मैनेजमेंट की टीम हो, इन सारे लोगों ने इन पे फुल एफर्ट दिया है, दिन रात उन्होंने भी एक किया है। मैं नहीं कह सकता कि केवल मैं ही इसमें दिन रात एक लगाया है, वो सारे लोग लगाए हैं, जिस कारण से आज ये व्यवस्था हम इन छत्तीसगढ़ के उन बच्चों को दे पा रहे हैं जो कल के भविष्य हैं, हमारे देश के भविष्य हैं, और वो सेकंड गॉड कहलाते हैं अगर वो डॉक्टर बन जाते हैं तो इस व्यवस्था तक पहुँचने में हमें कहीं ना कहीं सभी लोगों का सहयोग की ज़रूरत पड़े हैं। आप मीडिया का भी सहयोग की ज़रूरत पड़ा है, जहाँ पर आपने भी हमें सपोर्ट करते रहे हैं और चीज़ों को पारदर्शिता के साथ आपने लोगों तक ले जाने का काम किया है। सर, पेरेंट्स का एक थिंक है कि अभी लोगों ने कोरोना काल देखा और यूक्रेन जैसी चीज़ें भी हमने देखी है, लोग अपने बच्चों को बाहर भेजते हैं, फिर कभी कोरोना काल जैसी चीज़ें आ जाती हैं, फिर यूक्रेन जैसी चीज़ें आती हैं, तो उन बच्चों के लिए एक अनसेफ्टी भी तो है वहाँ भेजना। तो भिलाई में ही वो सब चीज़ें मिल जा रही, तो बाहर भेजने की ज़रूरत क्यों है? बिल्कुल, हम आज के डेट में ये भी कह सकते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ में कल के डेट में 200 सीट्स ही गवर्नमेंट कॉलेज के हुआ करते थे, आज तो थाउजेंड्स प्लस हमारे पास सीट्स आ चुके हैं। तो चूँकि बच्चे बढ़ रहे हैं, एस्पायरेंट्स बढ़ रहे हैं, कल के डेट में हमारे पास 6 लाख एस्पायरेंट्स ऑल इंडिया हुआ करता था, आज 16 लाख एस्पायरेंट्स हैं। तो 1% का ही रिजल्ट अभी इस समय बन रहे हैं। इस कारण से बच्चे का माइग्रेशन होना स्वाभाविक है, और जिस कारण से लोग अपने कंट्री को छोड़ के दूसरे कंट्री में जाके और वो कोर्स को कंप्लीट करने जाते हैं। तो उसकी परेशानियां, अगर यूक्रेन की बात करें तो यूक्रेन जैसी समस्या अगर आता है तो स्वाभाविक है कि उनकी पढ़ाई कहीं ना कहीं पेरेंट्स का कारण बनेगा और पेरेंट्स इससे परेशान रहेंगे, पैसे भी जाएंगे उनका, और साथ में जो है उनकी कोर्स भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा उन छात्रों के लिए कि आपके लिए आपके ही प्रदेश में, आपके ही देश में अच्छी व्यवस्था दी गई है, आप अपने कंट्री से भी अपने कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। मतलब अब ये बोल सकते हैं कि भिलाई में रहकर कोटा, पुणे, बेंगलोर जैसी इंस्टीट्यूट जैसी पढ़ाई आप कर सकते हैं। रिज़ल्ट भी है सर, हम IIT में देखते हैं तो टॉपर देते हैं, JEE एडवांस में हो चाहे वो नीट में हो, टॉपर हमारे भिलाई से होते हैं। निश्चित रूप से सर, मैं कहना चाहूँगा क्योंकि ऑल इंडिया टॉपर्स भिलाई से जा चुके हैं और आते भी रहे हैं। ऐसे प्लेस पे ऐसे एजुकेशन सिस्टम को फॉलो हर लोग को करना चाहिए, हर किसी को करना चाहिए। और यहाँ आने से मुझे नहीं लगता क्या कि आपको फैकल्टीज़ की कमी होगी भिलाई आने से, या फिर आपको सिस्टम की कोई कमी होगी। मुझे नहीं लगता कि आज के डेट में ऐसा कुछ है। अब तो आप जैसे आपकी जो इंस्टीट्यूट है, आपकी जो बिल्डिंग है, इसको देख के ऐसा लग रहा है कि टॉपर्स का खजाना यहीं से निकलने वाला है। सर, आप लोगों की अगर ऐसा कुछ रहा सपोर्ट तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि आने वाले टाइम में बहुत कुछ अच्छा होने की संभावना हो सकता है, और कई सारे टॉपर्स को देने का प्लान हम लोगों का भी है। आने वाले टाइम में हम मैं आपका ऐड देख रहा था, उसमें आपने लिखा था कि इससे अच्छा कहीं नहीं। सर, भिलाई इसलिए इससे अच्छा मैं बाकी प्लेस को नहीं मानता हूँ क्योंकि भिलाई एक तो स्टील प्लांट्स है और यहाँ पे लगभग 30,000 BSP एम्प्लॉय हैं और एजुकेटेड लोग हैं। तो एजुकेशन को जो समझने की जो स्थिति है
वो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे है, और इस कारण से एजुकेशन के बारे में बहुत कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। वो ऑलरेडी सभी के जहन में है और इन कारणों से बाकी बच्चों को भी इसका बेनिफिट। शानदार माहौल है सर, यहाँ पे अच्छे स्कूल हैं, अच्छे कॉलेजेस हैं, अच्छे ट्यूटर हैं जो आप लोग इतनी मेहनत करके उनको फैकल्टी तैयार करते हैं। तो एक कहीं ना कहीं ये भी है कि अब उन बच्चों को, उन पेरेंट्स को सोचने की ज़रूरत है कि अपने बच्चों को माइग्रेट ना करें, क्योंकि एक चिंता बनी रहती कि मेरा बेटा अगर पढ़ने गया कोटा तो उसके लिए दिन भर चिंता रहती बेटा खाना खाया कि नहीं खाया। तो एक अच्छा माहौल तो आप लोग दे ही रहे हैं। सर निश्चित रूप से मैं यहाँ पे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है अभी। इन क्वेश्चन पे मैं अपनी बात रखना चाहूँगा कि चाहे पेरेंट्स कोई भी हों, चाहे मैं हूँ, मैं भी एक पेरेंट्स हूँ, आप भी एक पेरेंट्स हैं, तो एज ए पेरेंट्स अगर मैं सोचता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि अंडर 10 तो बच्चे को अपने से बाहर तो बिल्कुल जाने ही नहीं देना चाहिए, क्योंकि उनकी एक अच्छी परवरिश अगर देना है, उनको अच्छी संस्कार अगर देनी है, तो अंडर 10 तो बच्चे को अपने पास ही रखना चाहिए। पहली चीज़ें। दूसरी चीज़ें हैं इसके सपोर्ट में मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा जो भिलाई है, इस भिलाई में एक अच्छी स्कूल्स होने के कारण, चूँकि ये बातें आपने भी रखे हैं इन चीज़ों को, तो अगर डीपीएस की अगर हम बात करें, डीपीएस रिसाली की बात करें, तो ये ऑल इंडिया का 7th रैंक्स होता है। तो ऑल इंडिया का जिस सिटी में ऑल इंडिया का 7th रैंक्स स्कूल्स हैं, तो वहाँ का प्रोडक्ट कैसा होगा। तो मुझे क्या ज़रूरत है मुझे बाहर जाने का, मुझे अपने बच्चे को बाहर भेजने का। बाहर तब भेजें आप जब वो किसी कॉलेज में उनका एडमिशन हो रहा हो, बेस्ट कॉलेज में जा रहे हैं, एम्स जैसे कॉलेज में जा रहे हैं, IIT के कॉलेज में जा रहे हैं, तो वैसे कॉलेज के कारण, उस अच्छे रैंक्स के कारण उन कॉलेज को अगर अटेम्प्ट कर रहे हैं तो वो उनके लिए फ्रूटफुल होगा। बाकी टाइम अगर हमारे होम टाउन में ही सारी चीज़ें मिल रही है तो मुझे नहीं लगता क्या कि आज के डेट में उनको अपने सिटीज़ को छोड़ करके और दूसरे सिटीज़ को अटेम्प्ट करना चाहिए या दूसरे स्टेट को अटेम्प्ट करना चाहिए। आपके हिसाब से सर, आप चूँकि इतने 15-20 सालों से पढ़ा रहे हैं, 15-20 सालों से इंजीनियर और मेडिकल फील्ड में बच्चे दे रहे हैं, क्या सुधार होने चाहिए भिलाई में जो एजुकेशन हब को और ज़्यादा तेज़ी से, मजबूती से हमें एक प्रदान करे? निश्चित रूप से मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि एक शासन की जो व्यवस्था होती है, ये सबसे बड़ी व्यवस्था माना जाता है। आप शासन के द्वारा जो आप एंट्रेंस का जो प्लान करते हैं, उस प्लान पे ही सारी संस्थान डिपेंडेंसी दिखाता है। मैं यहाँ पे बस इतना कहना चाहूँगा, क्योंकि एक संस्थान शासन को भी कहीं ना कहीं सपोर्ट करती है, जो टैक्स पेयर के रूप में उनको सपोर्ट करती है। शासन को भी चाहिए कि इस पर एक अच्छी व्यवस्था को लाने के लिए उनकी जो शासकीय व्यवस्था है, उस व्यवस्था को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करें, और इनके साथ साथ जो बच्चियाँ जो आती हैं, उनके साथ कभी भी कोई समस्या ना आए। इनके लिए प्रशासन, शासन जो भी हैं, उनकी व्यवस्था को और स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, और बीच बीच में उन संस्थानों के बारे में भी जानकारी लेने की ज़रूरत है कि कौन सी संस्थान इस समय यहाँ की व्यवस्था को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, कौन सी संस्थान इस व्यवस्था को अनर्गल रूप से ले रहा है। तो ऐसी चीज़ों को भी शासन को ध्यान में रखें। सर, कोरोना काल 2 साल हमने देखा, ऑनलाइन एजुकेशन, ऑफलाइन एजुकेशन अब शुरू होने वाला है। आपके हिसाब से बच्चों को ऑनलाइन ज़्यादा अच्छा है कि ऑफलाइन ज़्यादा? बस एक सजेशन चाहूँगा। सर अभी जस्ट मैंने भास्कर में पढ़ा था कि आगे पाठ पीछे सपाट, ये लाइन्स हमने हेडलाइंस में देखा था, और ये चीज़ें अभी भास्कर ने इसको नोटिफिकेशन में दिया है। लेकिन जब फर्स्ट टाइम जब कोविड आई थी, तो फर्स्ट टाइम की कोविड से ही ये एनालिसिस करने का हम लोगों को मौका मिल गया था। जो आई कांटेक्ट क्लास होता है सर, और जो लेंस कांटेक्ट क्लास होता है, काफ़ी डिफरेंसेस है सर। बच्चे का जो क्लासरूम का जो इन्वायरमेंट होते हैं, और टीचर के साथ जो एंटरटेन कर रहे होते हैं, टीचर के साथ जो पढ़ाई कर रहे होते हैं, टीचर के साथ जो कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे होते हैं, और उसके साथ साथ बाकी बच्चों को भी वो देख रहे होते हैं कि हमसे आगे कौन सा बच्चा है। तो वो टॉपर्स लिस्ट में अपने आप को लाने के लिए एक अच्छी व्यवस्था होती है। और कोविड पीरियड में एजुकेशन को ठीक है कि उनको बैकफुट पे जाना पड़ा, लेकिन ये क्लियर हो गया है कि ऑनलाइन जो वैदिक कालों से जो शिक्षा नीति है, उस शिक्षा नीति को आज भी हम डिनाई नहीं कर सके, और आज भी वही शिक्षा नीति है। क्योंकि पैसों से हम शिक्षा को प्राप्त नहीं कर सकते, हम अपनी मेहनत से और ज्ञान से, डेडिकेशन से हम उन चीज़ों को हम प्राप्त कर सकते हैं। ऑफलाइन ज़्यादा बेस्ट है। तो यहाँ पे बस इतना ही कहूँगा कि ऑनलाइन से बच्चे को 2-3 तरीके का प्रॉब्लम आ सकता है। जैसे कि आई का प्रॉब्लम आ सकता है, लेजनेसेस आ सकते हैं, उनका अट्रैक्शन कम हो सकता है। लेकिन ये चीज़ें अगर ऑफलाइन में अगर बच्चा ले रहा होता है, तो उनकी कॉन्स्टेंटली कंडीशन अप्लाई रहता है, कॉन्सेंसस उनका लेवल हाई
हाई रहता है, आईक्यू लेवल उनका डेवलप्ड होता रहता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऑनलाइन क्लासेस किसी भी बच्चों के लिए फ्रूटफुल नहीं है, खास करके उन टीनी एज के बच्चे, उन चाइल्डहुड के बच्चे जिन बच्चों को अभी बहुत कुछ सीखनी है, बहुत कुछ करनी है जीवन में। तो वैसे स्टूडेंट्स के लिए मुझे नहीं लगता कि आज के डेट में ऑनलाइन क्लासेस उनके लिए फ्रूटफुल है। ऑफलाइन हमेशा से उनके लिए बेनिफिशियल रहा है और आज भी है और आगे भी रहेगा। सर एक आखिरी सवाल आपसे, जो पेरेंट दुर्ग भिलाई में है, जो सोचते हैं कि मेरा बच्चा ये बन जाए, मेरा बच्चा आगे बढ़ के ये करे, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि एजुकेशन हब है, हमारे पास अच्छे टीचर हैं, हमारे पास अच्छे स्कूल हैं, हमारे पास अच्छे कॉलेजेस हैं, हमारे पास अच्छे कोचिंग हैं, उनको रोकने के लिए, उनको ठहरने के लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, पेरेंट्स हर पेरेंट्स अपने बच्चों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, स्वाभाविक है, और ये होना भी चाहिए, क्योंकि इससे हमारे देश की उन्नति होती है। शिक्षा नीति की अगर हम बात करें और इसके बारे में, अगर कई सारे ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चे को लोड देते हैं और उनको एक प्रेशर देते हैं, उनको कहते हैं कि आपको ये बनना है, डॉक्टर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, आपको आईएएस बनना है। तो आईएएस बनने के लिए या डॉक्टर बनने के लिए या फिर इंजीनियर बनने के लिए उनका एक बेस होना चाहिए। उस बेस को ध्यान में न रखते हुए और एक जस्ट उनके पास एक कमिटेड वर्क करवाना चाहते हैं और उनसे हो नहीं पा रहा होता है, तो मैं वैसे पेरेंट्स के लिए मैं कहना चाहूँगा कि आप अपने बच्चे को सबसे पहले जानें, समझें कि आपके बच्चे आज कौन से पोर्शंस पे ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है, कौन से सब्जेक्ट पे ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है। क्या वो प्ले में अगर आगे बढ़ना चाह रहा है तो प्ले में उसको आगे जाने दीजिए, एजुकेशन से आगे अगर बढ़ना चाह रहा है तो एजुकेशन की तरफ आगे जाने दीजिए, पॉलिटिशियंस में अगर वो आगे जाना चाहता है तो पॉलिटिशियंस में उनको जाने दीजिए। तो मैं यहाँ पे कहूँगा कि जो पेरेंट्स इस समय अगर अपने बच्चे को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो पहले अपने बच्चे को एनालिसिस करें, बच्चे पे टाइम दें। अब वो अपने बच्चे पे टाइम देंगे नहीं तो बच्चे को समझेंगे नहीं और एक ट्यूटर के नाम पे उनको छोड़ दिया जाएगा। तो एक एज ए ट्यूटर हर बच्चों को एक जैसा ही देखता है और अच्छा ही देखता है, लेकिन उनके सामने एक चैलेंज बन जाता है कि हमारा बच्चा का लेवल है ही नहीं और मैं उसको आईआईटी को कैसे क्रैक कराऊं। तो वो बच्चों के लिए और उन पेरेंट्स के लिए मैं स्पेशली हम अपने तरफ से बोलना चाहेंगे कि उन बच्चों को आप अपने लेवल पे एनालिसिस कीजिए, जस्टिफाई कीजिए और फिर उस बच्चे को उस लेवल तक ले जाने की कोशिश कीजिए जहाँ से उनका फाउंडेशन स्ट्रांग हो सकता है। और उनके ऊपर लोड बिल्कुल ना दें, उनको फ्रेंडली ट्रीटमेंट करें, ठीक है, उनके ऊपर कोई प्रेशर ना बनाएं, उनको बीटिंग ना करें। तो इन सारी चीज़ों को एज ए पेरेंट्स को समझना पड़ेगा और इनको सोचते हुए आगे बढ़ना होगा। तो ये थे रंजीत कुमार सर, जिन्होंने बात कही एजुकेशन हब की बेहतरी की बात कही, अपने इंस्टीट्यूट के बारे में बताया और उन पेरेंट्स के लिए भी वो सजेशन दिया कि जो बच्चों को चाहते हैं कि वो बाहर भेजकर पढ़ाई करें, लेकिन उनको ये भी नहीं मालूम कि भिलाई में ही अच्छे इंस्टीट्यूट हैं, अच्छे ट्यूटर हैं, अच्छी कोचिंग्स हैं, अच्छे एक माहौल है। क्योंकि भिलाई जो है अब तक इंजीनियरिंग के साथ साथ मेडिकल में भी टॉपर देता रहा है। आने वाले इतिहास पुराना है, हम 40 साल 30 साल पहले बात करें तो इस तरह के बाकी और भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से हम बात करेंगे। हमारे भिलाई टाइम्स के कैंपस एक शो है, इस पे हम लगातार बाकी कोचिंग वाले, बाकी स्कूल कॉलेजों से बात करेंगे और उनसे जानना चाहेंगे कि एजुकेशन ऑफ भिलाई को हम बेहतर और कैसे बना सकते हैं। तो इस तरह की बाकी खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए भिलाई टाइम्स, सब्सक्राइब जरूर करें। और एक कहना चाहूँगा कि अगर आपका बच्चा मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने की सोच रहा है तो उन्हें गोल इंस्टीट्यूट एक बार विजिट करना चाहिए, क्योंकि गोल इंस्टीट्यूट में वो माहौल है जो आप कोटा में देखते हैं, जो आप पुणे में देखते हैं, जो आप बड़े शहरों में देखते हैं। शुक्रिया।